मॉर्निंग स्टूडेंट, भगवती शिक्षा प्रशिक्षण की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी के साथ में हमको मालूम है कि हम थर्ड यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं जो ओपन की है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका अर्थ विशेषताएं का अध्ययन कर लिया वरने कल हमने उपागम पढ़े थे, उपागम पढ़ लिए थे। उपागम कौन कौन से थे ये हमने कल अध्ययन किया था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। इसी के साथ में आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र, यानी शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र क्या है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। अब शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि हम निर्धारित समझ लेते हैं कि जैसे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, किसमें है, शिक्षा क्षेत्र हो गया, अलग से हिस्सा बना हुआ है शिक्षा में। शिक्षा क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी चीज़ें होंगी इसमें, किन चीज़ों का अध्ययन करना है, कौन सा कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, बच्चों को ज्ञान कैसे देना है, कौन सी डिग्री देनी पड़ेगी, सारी चीज़ का मालूम होता है। तो उसका क्षेत्र होता है कि हाँ शिक्षा में कहीं में तकनीकी का होता है, कहीं में किसी चीज़ का अलग होता है, चिकित्सा का अलग है, क्षेत्र अलग अलग विभाग में बटा होता है, यानी क्षेत्र का ये। तो इसी प्रकार से शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र कहाँ तक है, कैसा है, क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ों का अध्ययन करना है। तो हम शैक्षिक तकनीकी को पढ़ ही रहे हैं, शैक्षिक तकनीकी का अध्ययन कर रहे हैं। तो शैक्षिक तकनीकी में हमको मालूम है कि शैक्षिक तकनीकी क्या है, कि तकनीकी ये है कि शिक्षा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना, किससे, जैसे सामग्री में तकनीकी का प्रयोग करना, ये सारी क्या चीज़ें हैं शैक्षिक तकनीकी। तो वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग को का शिक्षा में प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी है। मान लीजिए शिक्षा में प्रयोग किया, तो इसी के साथ में हमें एक चीज़ ये समझनी है कि शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र क्या है। तो हमको मालूम है कि शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र अति व्यापक है, इसका कोई व्यापक है मतलब बहुत फैला हुआ है, इसका अपन पता नहीं कर सकते इसका तकनीकी का क्षेत्र क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री का निर्धारण और उसकी कार्य क्षेत्र की सीमा पर निर्धारण करना सम्मिलित होता है, यानी कार्य क्षेत्र की सीमा होगा और सामग्री होगा जिन चीज़ों का इसमें प्रयोग कर रहे हैं वो। तो शिक्षा के शैक्षिक तकनीक का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित उसमें है, मतलब हम समझ सकते हैं कि व्यापक है, फिर भी अपन इसको एक पॉइंट में लिखना चाहें तो अपन इसको लिखते हैं शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र, इसको अपन देख लेते। तो पहला है कि शैक्षिक तकनीकी जो शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण। तो जो तकनीकी में सम्मिलित किया गया है तो शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कैसे कि शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों या लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है और इन उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में भी लिखा जा सकता है कि जो उनके उद्देश्य हैं, मतलब कैसे कि इन उद्देश्यों को निर्धारित करके व्यक्तियों या छात्रों की आकांक्षाओं और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है। जो शिक्षा में आवश्यकता है शैक्षिक तकनीकी में, जिसमें लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, जो आवश्यकताएं हैं छात्रों की हो या व्यक्तियों की हो या किसी भी व्यक्ति या कोई भी हो सकता है, तो इनकी आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है किसके माध्यम से, तकनीकी से। क्योंकि तकनीकी जो शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षण की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, मालूम है शैक्षिक किसमें, कार्य कुशलता में, और इससे शिक्षण प्रभावी बनता है, प्रभावशाली बनता है, बच्चों का ज्ञान स्थायी बनता है। तो ये सारी चीज़ इसमें होती है और अपन ये भी जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है इससे शैक्षिक तकनीकी से, और शिक्षण की गुणात्मक उन्नति के लिए शैक्षिक तकनीकी बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आवश्यकता पूर्ति होती है, सामग्री मिल जाती है शिक्षण के लिए, इनका निर्धारण किया जा सकता है, इनको लिखित रूप में निर्धारित किया जा सकता है। तो ये सारे इसमें क्या होता है, शैक्षिक तकनीक में लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण और निर्धारित किया जाता है कि कौन सी आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता हो सकती है, कौन सी आकांक्षाएं हो सकती है, उनकी पूर्ति किस प्रकार हो, तो इसके अंदर वो चीज होती है। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण।
यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण। अब विश्लेषण कैसे, जो शिक्षण अधिगम, जो शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण अधिगम विश्लेषण करना कैसे, क्या अपने जो है कि इस प्रक्रिया में आधा से लेकर प्रधा तक सभी कार्य करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया जाए। इनपुट और आउटपुट पे जो सभी कार्य होते हैं उन तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है। इन तत्वों से संभव कार्यों की जांच की जा सकती है, ठीक है, और इन तत्वों को इस ढंग से व्यवस्था करना जिससे प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सके। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण कैसे करना है कि जिससे कि अधिगम का विश्लेषण करना, आउटपुट और इनपुट तत्वों को शामिल करके इसे विश्लेषण किया जा सके, यानी आउटपुट इनपुट प्रक्रिया बनी पड़ी है तो उनसे विश्लेषण करना कि जिससे कि अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया सरल से सरल हो जाए और अच्छे से अच्छी सीखी जा सके। तो शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जा सकता है, इसको स्थायी बनाया जा सकता है और इसमें जांच की जा सकती है। और इसमें यही है कि इसमें इन तत्वों को इस ढंग से व्यवस्था करना जिससे प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो जाए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शैक्षिक तकनीक के माध्यम से सरल और अच्छा, स्थायी, व्यवस्थित और ये सारी चीज़ों का इसमें मतलब जांच भी कर सकते हैं, सारी चीज़ इसमें कर सकते हैं। तो इसमें जो शिक्षण की प्रक्रिया है इसका विश्लेषण इसमें किया जा सकता है, उन तत्वों को शामिल किया जाता है जिससे कि प्रक्रिया का विश्लेषण अच्छे से किया जा सके। तीसरा है व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन। व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन। इसमें यह है कि शैक्षिक तकनीकी से जो शिक्षण की विधि प्रविधियां हैं उनको क्या कर सकते हैं, विधि और प्रविधियों का ज्ञान, उनका चयन करने में सहायता मिलती है किससे, शिक्षण तकनीकी से। और क्या था, शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली व्यूह रचनाएं और युक्तियों का चयन एवं विकास बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण प्रतिमानों का ज्ञान, विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान और उनके चयन करने में सहायता कर सकती है। मतलब तकनीकी से व्यूह रचनाएं और युक्तियों का चयन करने में सरलता मिलती है जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छी, सफल बन सके, प्रभावशाली हो सके। चौथा इसी प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन। दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, क्योंकि मालूम है तकनीकी में दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन किया जाता है और इसी से मतलब शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जाता है। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस पॉइंट को। और चयन, उत्पादन और उपयोग, इसमें लिख सकते हैं उत्पादन और उपयोग। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, कैसे चयन करना है, शिक्षण में किस चीज की आवश्यकता होगी, किसकी नहीं होगी, सारी चीजों का दृश्य श्रव्य सामग्री चयन, उत्पादन और उपयोग। तो इसमें यही है कि शैक्षिक तकनीकी के आधार पर विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री चयन, उत्पादन, उपयोग किया जा सकता है। इन सहायक सामग्री संरचना और उनकी कार्य प्रणाली में भी शैक्षिक तकनीकी का योगदान सम्मिलित है। और ये तो जानते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री से प्रभावशाली होता है शिक्षण, इसमें बच्चे बहुत रुचि लेते हैं और रुचिपूर्ण होकर अपने तर्क की क्षमता आती है, चिंतन की क्षमता आती है, ये सारी चीज़ इसमें आती है। तो शैक्षिक तकनीकी से उनको चयन करना, उनको उत्पादन करना, उनका उपयोग करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ शैक्षिक तकनीकी से ही आती है। इसी प्रकार से पांचवा है प्रश्न पोषण में सहायक। प्रश्न पोषण में तो प्रश्न पोषण में फीडबैक। तो जब अपन को मालूम है कि प्रश्न पोषण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मूल्यांकन होता है। क्या होता है मुख्य लक्ष्य, मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन करेंगे तभी तो फीडबैक मिलेगा, और मूल्यांकन नहीं होगा तो फीडबैक कैसे मिलेगा, नहीं होगा ना। इसलिए प्रश्न पोषण मिलना बहुत जरूरी होता है। तो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक कि उसका मूल्यांकन नहीं होता। ये मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में होता है। प्रश्न पोषण द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों को उनके अधिगम और शिक्षण विधियों की और सफलता के बारे में जांच की जाती है एवं त्रुटि आदि के बारे में पुनर्विचार किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा मूल्यांकन या प्रश्न पोषण की विधियों का चयन, विकास और उनकी उपयोगिता संभव हो सकती है। मतलब जब तक अपन मूल्यांकन वगैरह नहीं होगा, इसको नहीं करेंगे किसी चीज का और उन त्रुटियों का पता नहीं लगेगा, चीजों का पता नहीं लगेगा, तब तक अपन कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। तो शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से जो
फीडबैक दिए जाते हैं उसमें यही है कि मतलब इसमें अपन को पता लग जाता है कि कितनी त्रुटि है कितना नहीं है और मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी प्रकार से छठा है प्रणाली उपागम का उपयोग, यानी सिस्टम अप्रोच का, प्रणाली उपागम का उपयोग। कल अपन ये उपागम पढ़े थे, उपागम में था ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और वो है ना, तो उपागम में हमने यही देखा था कि प्रणालियों का उपयोग कैसे हो कैसे नहीं हो। तो इसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उप प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी में महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र की उप प्रणालियां कक्षा में या कक्षा के बाहर, लेकिन विद्यालय वातावरण में ही प्रयुक्त होती है। इन प्रणालियों के तत्वों तथा उनकी कार्य पद्धति के अध्ययन में शैक्षिक तकनीक प्रमुख भूमिका होती है। यानी मैंने पढ़ा था, मैंने ये चीज देखी थी कि प्रणाली उपागम का उपयोग कैसे करना है, कैसे यानी विधियां सामग्री ये सारी चीज थी इसमें, तो इनका उपयोग किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ प्रयोग करना है, तो ये सारी चीज कहाँ से पता लगती है, शैक्षिक तकनीकी से। जो भी चीज आई है वो शैक्षिक तकनीकी का ही वो है क्षेत्र है, शैक्षिक तकनीकी में से ही निकले, तो इसका क्षेत्र है जो अपन को पॉइंट के माध्यम से हम समझ रहे हैं। सातवां है शैक्षिक तकनीकी और शिक्षक प्रशिक्षण। शैक्षिक तकनीकी एवं शिक्षण प्रशिक्षण। इसी प्रकार से अगला पॉइंट आया बनता शैक्षिक तकनीक और शिक्षक प्रशिक्षण। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाती है कि मालूम है अपन सब शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए शिक्षण अभ्यास प्रणाली की रचना, सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपी शिक्षण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जो हम सूक्ष्म शिक्षण पढ़ रहे हैं, अपन अध्ययन करते हैं, कौशल निर्माण करते हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है, तो ये सब चीज कहाँ से आती है कि जो हमारे कौशल है, जो कौशल सूक्ष्म शिक्षण कौशल निर्माण करते हैं, उसमें भी अपन तकनीक का प्रयोग करते हैं। और वो तकनीकी है कि कौशल निर्माण कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग है, कौन सी सहायक सामग्री होगी, कौन सी नहीं होगी। तो तकनीकी के माध्यम से ही शिक्षण प्रशिक्षण कार्य किया जाता है कि उसमें अपन वालों का ऑडियो वीडियो बनाना और उसके द्वारा पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ कहाँ से आएगी, शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण प्रशिक्षण में प्रयोग से। इससे ही अपन को वो चीज़ समझ में आएगी। तो इसमें सारी चीज़ क्या थी, वो सब तकनीकी थी कि वैज्ञानिक क्या प्रयोग कर रहे थे, कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, कौन से कौशल निर्माण कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, इसको व्यापारिक जीवन में इसका फायदा है या नहीं है, इससे कौशल निर्माण होगा या नहीं, वो सारी चीज़ हमने पहले अध्ययन की सूक्ष्म शिक्षण हमने पढ़ा था। तो वो भी एक तकनीकी का ही भाग है कि अनुदेशनात्मक तकनीकी, व्यवहारिक तकनीकी, ये सारी चीज़ें ना वो सब, तो ये सब तकनीकी के प्रकार है। तो उसमें मतलब शिक्षण प्रशिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला है इसका 8वां पॉइंट है सामान्य व्यवस्था परीक्षण और अनुदेशन में उपयोग। सामान्य व्यवस्था एवं अनुदेशन में तो अपन का 8वां पॉइंट है सामान्य व्यवस्था परीक्षण और अन्वेषण में उपयोग। तकनीकी का, तकनीकी के माध्यम से मालूम वैज्ञानिक का प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण जैसे सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आइटमों का प्रयोग है, कंप्यूटर का प्रयोग है, सारी चीज़ों का प्रयोग होता है इसमें। तो जरूरी मशीन भी हो, लिखित रूप में कागज पेपर, इसका प्रयोग भी होता है। तो सामान्य व्यवस्था इसी के माध्यम से बनाई जा सकती है। जो अपन व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कई प्रकार के, वो अपन देखते हैं समय सारणी वगैरह सारी इसी के माध्यम से तैयार की जाती है। तो जो कार्य क्षेत्र है यानी अनुदेशन सीखने सिखाने का कार्य, पर्यवेक्षण निरीक्षण परीक्षण का कार्य, जांच का, मूल्यांकन का, इन सारी चीजों की व्यवस्था इस सही तकनीकी के माध्यम से की जाती है। तो ये सारी चीजें तकनीकी तो सब मालूम है कि जीवन में कितना उपयोगी है, तकनीकी के क्षेत्र से अपन जुड़े हुए हैं। जो पूरा जो दुनिया है अब पूरी तकनीक भी चल ही रही है, ये सब अपन समझते हैं। लेकिन एक तो शिक्षा में इसका प्रयोग कैसे है, शैक्षिक उसमें कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक देखते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो शिक्षण मशीन वगैरह है, लैंग्वेज देखी है,
ट्रांसलेशन में काम में आता है, शब्द में त्रुटियाँ हो उसका उसमें, कि शुद्ध बोलने में, सारी चीज़ों में कितना मतलब यूजफुल है ये हम सब चीज़ जानते हैं। फिर भी हमें मालूम है कि जो किन किन चीज़ों में इसका उपयोग लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में तो लक्ष्य या उद्देश्यों का निर्धारण हमने पहला पॉइंट देखा था कि इसमें लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया जा सकता है कि कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे नहीं करनी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, विभिन्न और युक्तियों में, जैसे श्रव्य सामग्री का चयन कर उपयोग किस प्रकार करना है, उसका यूज कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का उनका उपयोग हो। तो मैंने ये चीज़ देख रही है कि कैसे प्रयोग करना है, वो क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, इसका प्रयोग कैसे हो रहा है शिक्षा में, और शिक्षा क्षेत्र कार्य क्षेत्र कहाँ तक है। अगला है उनका मशीनों और जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग। मशीनों और जनसंपर्क तो मशीनों और जनसंपर्क माध्यमों में उपयोग या माध्यमों का उपयोग, जनसंपर्क माध्यमों का इधर का मशीनों और जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है। तो शैक्षिक तकनीकी कार्य क्षेत्र मशीनों एवं अन्य जनसंपर्क माध्यमों का विस्तृत है। यानी जो शैक्षिक तकनीकी जो हार्डवेयर अन्य उपकरण का उपयोग किया हमने पढ़ा था, तो इन मशीनों में रेडियो, दूरदर्शन, टैप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, सैटेलाइट, ये सारी चीज थी। तो शैक्षिक तकनीकी सभी के लिए आधार तैयार करती है। जो पढ़ने पढ़े थे कल, अपन ने जो उपागम पढ़े थे, कौन कौन से थे वो जो अपन ने पढ़े थे, उपागम थे, उपागम का अध्ययन किया था कल अपन ने। तो उसमें यही थे कि हार्डवेयर था, है ना, दूसरा अपना सॉफ्टवेयर था, तीसरा था सिस्टम अप्रोच, है ना। तो हमने इस बात किया था, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अप्रोच, इन तीनों को जो शैक्षिक तकनीकी है इनको क्या प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। जो आधार का कार्य करती है इन तीनों चीजों का, तो वो क्या करती है, शैक्षिक तकनीकी। तो इसी से जो शैक्षिक तकनीकी है इसी के माध्यम है कि किस प्रकार से अध्ययन कराना है, कैसे करना है, कि और किन चीजों में उपयोग करना है, जैसे रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स है, ये सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी देखी थी हमने। तो ये सब चीज क्या थी, ये सब शिक्षण मशीनों के माध्यम से था। तो अपन पेपर, सैंपल, ये सब चीज थी, वो सब सॉफ्टवेयर में थे अपन के। तो इनको कैसे करना है, और जो सिस्टम अप्रोच था इसमें अपनी विधि थी, प्रविधि थी, सहायक सामग्री थी। अब वो सहायक सामग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन वही है कि इन सारी चीजों में क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान है, और क्या है, इन सब चीजों को क्रमबद्धता लाना, इनको व्यवस्थित करना, इनको करना, तो सारी चीज को आदान प्रदान करता है शैक्षिक तकनीकी। तो इसी के माध्यम से शैक्षिक शिक्षा में ये सारी चीजों का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी है। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, नहीं, इसका प्रयोग यहाँ तक नहीं ले सकते कि हाँ दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग है, मशीनों का प्रयोग है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर प्रयोग करना वो भी शैक्षिक तकनीकी है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन के शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र ये 9 भागों में बट गया। 9 का अपन ने अध्ययन कर लिया 9 पॉइंटों के माध्यम से कि शैक्षिक तकनीकी क्या है, इसका क्षेत्र कैसा है, कहाँ तक है, ये सारी चीजों का अपन ने अध्ययन किया। तो इस प्रकार से आप ये क्षेत्र को नोट कर सकते हो। कल हमने उपागम पढ़े थे, यानी उपागम थे टाइप्स ऑफ, उसमें तो अप्रोच, उपागम, प्रकार, रूप, तो वो पूरा टॉपिक सब में से उपागम तक अध्ययन कर चुके थे। और इसके जो अपन को पढ़ने थे प्रकार, उनका भी अध्ययन अपन करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, क्या नहीं है। तो इसी प्रकार से अपन के जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र को मैंने समझ लिया कि शैक्षिक लक्ष्य या उद्देश्यों का निर्धारण करना किसके माध्यम से, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के माध्यम से। क्योंकि अपन एक चीज समझिए, जो शैक्षिक तकनीकी है इसका क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। तो व्यापक के साथ में हमने देखा व्यापक है, तो व्यापक में कौन कौन चीज है, व्यापक क्या है। तो व्यापक क्षेत्र को हमने 6 पॉइंटों में समझा। तो जैसे कि शैक्षिक तकनीकी से क्या शैक्षिक लक्ष्यों को, उद्देश्यों को निर्धारित किया जा सकता है,
इनकी व्यवस्था की जा सकती है, कौन से उद्देश्य हो, कौन से लक्ष्य हो जिनकी प्राप्ति करनी है, तो तकनीकी के माध्यम से उनको निर्धारित किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो दूसरा था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, तो कैसे, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विश्लेषण कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कि इसकी अधिगम यानी सीखना, अपन ने पढ़ा अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, कैसे सीखना, ये शिक्षण को कैसे सीखेंगे, प्रक्रिया का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज थी, अपन ने पता था कि जो उद्देश्य और उसका निर्धारण किया था, तो सीखना कैसे, कौन से तत्वों से, कौन से उससे, किस प्रकार से कि सीखना है, व्यवस्था करनी है, शिक्षण प्रभावशाली बनाना है, कैसे बनाना है, तो इसमें कौन कौन तत्व होंगे, कि सीखने में कौन सी चीज सहायक होती है, कि पहले जब छोटा बच्चा है तो पहले क्या सीखेगा, लिखना पढ़ना, है ना, सुनना बोलना, ये सारी चीज होती है। पहले बच्चा देखते हैं कि वो सुन रहा है, अपन को समझ रहा है, नहीं समझ रहा, अपन जो बोल रहे हैं वो समझ पा रहा है नहीं, तो ये सारी चीजों को देखते हैं। तो इस प्रकार से जो अधिगम सीखना होता है कि मालूम है सीखना एक प्रक्रिया है, सीखा कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी, कोई भी जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सीखना तो क्या मालूम है कि मृत्यु पर्यंत तक चलता था, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, जब इंसान मर जाएगा तो कुछ सीखेगा, फिर जब तक जीवित है तब तक वो सीखता रहेगा। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो शिक्षण में इस बार तकनीकी के माध्यम से कैसे विश्लेषण किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, सारी चीज इसमें कौन से तत्वों की जांच की जाए, फीडबैक दिया जाए, सारी चीजों से प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाए। तीसरा जो पॉइंट है मतलब व्यू रचनाओं और युक्तियों का चयन, यानी तकनीकी के माध्यम से कि शिक्षण में, सीखने में, लक्ष्य को प्राप्ति करने में कौन कौन सी युक्तियों का चयन करना होगा, कौन सी रचनाएं होंगी, कौन सी चीजें होंगी, कौन सी सामग्री होंगी, है ना, कौन से प्रतिमान होंगे, कौन सी तकनीकी होगी, कौन सी प्रवृत्ति होगी, जिससे कि ऐसी कौन सी युक्तियों का चयन हो जिससे कि सरलता से सीखा जा सके, शिक्षण प्रभावशाली बनाया जा सके। जिसी प्रकार चौथा पॉइंट था दृश्य सामग्री का चयन का उपयोग, यानी कौन सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है, वो उपयोग कैसे होगा, ये कहाँ से मिलेगी, उत्पादन कैसे होगा, कैसे प्राप्त होगी, और उनका प्रयोग चयन करने में कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, ये सारी चीज आती है अपन के दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन में, जो अपना पॉइंट है। और उपयोग किस प्रकार करना है, कहाँ कौन सी जगह इसका उपयोग होगा, कहाँ नहीं होगा, ये सारी चीजों का तकनीकी के माध्यम से अध्ययन किया जाता है कि तकनीकी का जो क्षेत्र है कि उसका क्षेत्र कितना है, कितना नहीं है। वैसे मालूम है कि व्यापक है, कई बार पर तकनीकी क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसका सीमित तो है नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीजों का उपयोग करें, कौन सा ना करें, शिक्षा में इसका प्रयोग कैसे हो, कैसे ना हो, बालक इससे कितना सीख सकते हैं, इसका कितना प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन की कहाँ से आती है, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र से, कि कौन से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। जरूरी नहीं है कि एक फिल्म दिखाई जाए, वो करी जाए। दृश्य श्रव्य सामग्री में यह है कि एक शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर लिखकर या फिर कागज पे चार मॉडल बनाकर, जो शिक्षण प्रतिमान होता है ना, वो बनाकर उससे दिखा दे जाए और शिक्षक अपने बोलता है, तो वो भी हो सकता है, जरूरी मशीनों का प्रयोग हो। इसी प्रकार से जो अगला है प्रश्न पोषण में सहायक, यानी फीडबैक देते हैं। यही मालूम है कि फीडबैक बहुत जरूरी होता है किसी भी कार्य में। जब तक बालक को अपनी त्रुटि का पता नहीं लगेगा, उसके कार्य की वो जांच नहीं करेगा, उसका मूल्यांकन नहीं होगा और उसको बताया नहीं जाएगा कि उसने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, जब तक कोई मतलब नहीं। तो ये भी एक इसका क्षेत्र है, शैक्षिक तकनीक है। तकनीकी के माध्यम से ही ये सारी चीजों को अपन ऑडियो वीडियोस में वो कर सकते हैं, या फिर एक पर्यवेक्षक को पीछे बिठाकर उसके देख सकते हैं, जांच की जा सकती है, तो उससे फीडबैक मिलता है तो बच्चा और अच्छे से अच्छा करता है। तो ये भी इसका एक है। अब छठा है प्रणाली भागों का उपयोग, यानी प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया कैसी हो, कि विधि प्रविधि कौन सी प्रयोग हो, कौन सी सामग्री का उपयोग हो। तो प्रणाली पाठन के द्वारा उसमें डायग्राम बनाकर उसमें पहले से सारी चीजों की सामग्री का चयन करके उसका उपयोग किया जाए। अगला कौन था शैक्षिक तकनीक और शिक्षण प्रशिक्षण, यानी तकनीकी का शिक्षण प्रशिक्षण प्रयोग सीखने सिखाने में कि एक शिक्षक के माध्यम से, मतलब प्रशिक्षण वालों में कॉलेज अपन का है, वो प्रशिक्षण कॉलेज है, या प्रशिक्षित किया जाता है किसको, शिक्षकों को, यानी बीएड कॉलेज है। तो क्यों किया जाता है, कौन तकनीकी को ज्ञान क्यों दिया जाता है, वैज्ञानिक ज्ञान प्रयोग किया जाता है, जिससे कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके, जो बालक सीख के जाए वो आगे बालकों को अच्छे शिक्षित करें, विद्यार्थी को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सके, हर चीज का प्रयोग करना सिखा सके।
और जो समाज में जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उनका ज्ञान दे सके। तकनीकी के माध्यम से तो अपन जानते हैं सारे ज्ञान आज देश विदेश की सारी सूचनाएं वगैरह अपन को कैसे मिलती है, तकनीकी ही माध्यम है। तो इस प्रकार से तो जो आता है सामान्य व्यवस्था परीक्षण अनुदेशन, यानी अनुदेशन यानी व्यवस्था कैसे करनी है, परीक्षण कैसे करना है, कैसे उनको सिखाना है, इन सब चीज़ों का। और 9वां पॉइंट है मशीन और जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग, यानी जनसंपर्क कैसे हो सकते हैं मशीनों के माध्यम से। जैसे कि हमें मालूम है अपन आज टेलीविजन का प्रयोग करते हैं, दूरदर्शन है, मोबाइल पे नेट चला रहे हैं, अपन का प्रयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये जनसंपर्क के माध्यम क्या है, ये भी तकनीकी का ही माध्यम है। तकनीकी नहीं होगी तो एक दूसरे से अपन संपर्क नहीं कर सकते बिना तकनीकी के। तो ये सारे पॉइंट हो गए जब हम शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट हो गए। आज अपन का ये पॉइंट पढ़ लिया हमने, इसका क्षेत्र पढ़ लिया। आगे अपन जो अपन टाइप्स ऑफ वो पढ़ रहे थे, यानी शैक्षिक तकनीकी उपागम पढ़ लिए थे। उस दिन मैंने आपको बोर्ड पे लिखा था टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के प्रकार। तो मैंने उसमें प्रकार, उपागम, रूप 3 चीज मैंने लिखी थी। तो उसमें जो थे तो मैंने उसमें अध्ययन कर चुके थे। तो अब अपन उसका जो देखेंगे उसके टाइप्स देखेंगे, यानी प्रकार देखेंगे, वो अगले अपन वीडियो में उनको अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक अपन का यही खत्म होता है। इसी के साथ धन्यवाद।